बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, हुकूमत के लिए सियासी महाज से कहीं बड़ी जंग मुआशी महाज पर है। महंगाई, गिरती हुई तरक्की की शरह, बेरोजगारी और ज़र मुबादला के ज़खायर, ये हैं वो अहदाफ जहाँ हुकूमत हिचकोले खा रही है। मुआशी साख बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म को भी मैदान में आना पड़ा है। IMF से मदद मांगनी पड़ रही है। गुज़िश्ता माली साल में बजट के अहदाफ को हासिल करने में नाकामी के बाद अब नए बजट की तैयारियां की जा रही हैं। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत के लिए क्या बड़े चैलेंजेस होंगे और सियासी बहरान क्या मुज़ाकरात के बगैर हल हो पाएगा? नई सियासी पार्टी तो बन रही है, लेकिन जहांगीर तरीन की इस सियासी पार्टी से किस पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा है? इन तमाम तर मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, खालिद फारूकी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान साहब। आगाज आपसे करूंगी रिजवान रजी साहब। नए बजट की तैयारियां हैं, वज़ीर आज़म अब खुद मैदान में आ गए हैं, IMF से रब्ता उन्होंने कर लिया है, तो क्या अब IMF से मुज़ाकरात भी बेहतर हो जाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि वो ट्रेन मिस हो चुकी है। मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन वो ट्रेन मिस हो चुकी है जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं दौड़ के। देखिए, अगर IMF जो है, पहले ये बात हम समझ लें, IMF जो है किसी भी ऐसी हुकूमत के साथ कोई डील नहीं करता, कोई नेगोशिएट नहीं करता जिसकी उम्र 6 माह से कम हो। और अगर हम किसी भी तरीके से देख लें कि अगर इस हुकूमत के या इसके इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं, तो फिर भी इस हुकूमत की मुद्दत जो है वो 6 माह नहीं है। अगर नवंबर में इलेक्शन जाने हैं, फिर भी इस हुकूमत की उम्र जो है वो 1 दिन के बाद 6 माह नहीं रह जाएगी। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि IMF आज जो भी करेगा, अगर आप गौर से आज जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद IMF के कंट्री हेड की को कोट करके शहबाज राना ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी दी है, उसके अंदर उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान आइन पर अमल करे, मतलब एक लफ्जी के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम अगर देखें कि रिसेंट पास्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा कंट्राडिक्शन वायलेशन क्या हुई है, तो वो जो 2 सूबों के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाब होना था वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि IMF ये चाहता है कि जो भी हुकूमत आए नए मैंडेट के साथ या पुराने मैंडेट के साथ, और उसने आगे चलना हो वो उसके साथ नेगोशिएट करे। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक और भी खबर आ गई है, वो ये कि मौजूदा हुकूमत जो जून में बजट पेश करने जा रही है वो 4 माह का होगा। इसका मतलब है कि नवंबर के बाद जो नई हुकूमत आएगी, अक्टूबर के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद जो आएगी, वो नवंबर में अपना बजट पेश करेगी। तो हालात बहुत संगीन हैं। लेकिन अगला जो जुल्म है, अगला जो सितम होगा वो यही होगा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए बहरहाल IMF की सर्टिफिकेशन चाहिए, और जो भी नई हुकूमत आएगी उसे IMF के साथ बैठना है। सवाल ये है कि क्या वो इमरान खान साहब के साइन किए हुए IMF डील को कंटिन्यू करना चाहेगी जो इस वक्त इन सेशन है, क्योंकि ये 30 जून को ये वाला डील जो है इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी क्या वो इसी डील को कंटिन्यू करना चाहेगी या फिर नए सिरे से रीनेगोशिएट करेगी? करना हमें पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जिंदा रहना है। हमें ईरान नहीं बनना, हमें नॉर्थ कोरिया नहीं बनना। हमने अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना है तो IMF की डील हमें करनी पड़ेगी, जो कि अब मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आएगी वो करेगी। और यूं वो वाली गलत फहमियाँ या वो अफवाहें दम तोड़ देना चाहिए कि यहाँ पे साल की केयर टेकर आ रही है, कोई कहता है 2 साल की आ रही है। मेरा ख्याल ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन हों। तो रजी साहब, प्लान B कोई नहीं है फिर हुकूमत के पास अगर IMF से बात नहीं बनती है तो? देखिए, शौकत तरीन साहब भी नहीं कर सके IMF के साथ डील, मिफ्ता इस्माइल साहब भी नहीं कर सके, और ऑल द एक्सपीरियंस्ड जनाब इसहाक डार साहब भी नहीं कर सके। वो तो बड़े बड़े बुलंद बांग दावों के साथ आए थे। इसका मतलब क्या है? एक तो ये है कि हम इनके ऊपर वो चढ़ जाएं, जो कि सलमान भाई करेंगे मेरे बाद। दूसरा उसका जो तरीका कार है वो ये है कि भाई पाकिस्तान के माशी हालात बहुत खराब हो चुके हुए हैं।
संभल नहीं रहे। यानी कि आपने तमाम हकीम और डॉक्टर जो है अपने मोहल्ले के वो चेक करके देख लिए हैं, उनसे नहीं संभल पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा इकदाम आपको करना पड़ना है। तीनों इस फ्रंट के ऊपर नाकाम हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलमान आबिद साहब, आपका क्या ख्याल है, जो नए बजट की तैयारी हो रही है, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि IMF के साथ मिलकर नया बजट हम जो है उसकी तैयारी करेंगे और वो पेश किया जाएगा। आपके ख्याल में आइंदा माली साल के बजट में क्या अहदाफ होंगे हुकूमत के? देखिए, अहदाफ क्या होने हैं, पहले तो ये तय कर ले कि मुबारकबाद किसको देनी है। जरदारी साहब को देनी है, बिलावल को देनी है, नवाज शरीफ को देनी है, शहबाज शरीफ को देनी है, मरियम को देनी है, या फिर जो है इसाक डार साहब को देनी है। अभी रिजवान रज़ी साहब कह रहे थे कि इस मोहल्ले के जो है ना लोगों से इलाज कराने की बात, ये तो लंदन पलट आए थे इलाज करने के लिए और ऐसे शानदार आए थे कि अब वो बाकायदा लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया, अब गालियाँ पकनी शुरू कर दी हैं। बात ये है, इमरान खान ने जो तबाही की ना वो अपनी जगह, लेकिन इनकी जो इस हुकूमत की तजर्बाकारी थी वो भी सबके सामने आ गई है ना। कितने शानदार, कितने तजर्बाकार, कितने सलाहियत वाले लोग थे। छोड़े लॉन्ग टर्म मनसूबा बंदी, ये तो शॉर्ट टर्म मनसूबे से भी हमें बाहर नहीं निकाल सके। एक बात, अब बजट क्या देना है, जो बात रिजवान रज़ी साहब ने की है, मैं बार बार इन प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि IMF कभी भी गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर आपसे कोई मायदा नहीं करेगा। और बड़े बड़े ढोल बजाए गए, बड़े बड़े तबले बजाए गए कि जनाब IMF के साथ मामला तय हो गए। उसने नहीं करना था, क्योंकि वो पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर हमसे ज़्यादा गहरी नज़र रखता है। हम शायद भूल जाते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बुनियादों पर और सियासी बुनियादों पर कहाँ खड़ा है। मैं ये बात भी कहता रहा कि कोई इस्लामी मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क उस वक्त तक आपको पैसे नहीं देगा जब तक आपके IMF के साथ माहिदे नहीं हो जाते। और कितने ढोल बजाए गए कि सऊदी अरब से वहाँ से आ रहा है, फलां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कुछ नहीं आता। और अब भी जो IMF ने कहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें, उनको पता है पाकिस्तान में have no doubts that Pakistan would do the same for Belarus. In recent years, the leadership of Pakistan has done a lot to increase the well-being of people, strengthen the economy. लाने की पोजीशन में नहीं है, और उसका आज इतराफ खुद इसाक डार साहब ने कर लिया है और हाथ उठा के कहा कि जी हमारे पास इस वक्त ऐसे हालात नहीं है कि हम लोगों को रिलीफ दे सकें। एक वो मुसद्दिक मलिक साहब थे, उनका भी ढोल बजता था पिछले 5-6 माह से, सऊदी अपना रूस से तेल आ रहा है, रूस से तेल आ रहा है और बस ये तेल आने वाला है जी, बस सस्ता हो जाएगा। आज उन्होंने भी फरमा दिया है कि रूस से जो तेल आएगा उसका पाकिस्तान के अंदर कोई इतलाक नहीं है कि वो कीमतें कम करेगा, तेल वैसे का वैसे ही रहेगा, अलबत्ता कीमत आपको वही देनी पड़ेगी जो अब आप दे रहे हैं। ये भी हमने भी सुन लिया है। तो कहने का मतलब है कि अब ये लोगों को क्या रिलीफ देंगे माशी तौर पर, आप देख लीजिएगा कितना रिलीफ मिलता है वो हम देख लेंगे। अब छोड़े IMF का मायदा होता है नहीं होता, पैसे आपको बरादर इस्लामी मुल्क देता है नहीं देता, इस बजट के अंदर से अगर करेंगे ना तो ऐसी हेरा फेरी करेंगे जिससे IMF नाला हो जाएगा। और इसीलिए उसने कहा है कि जो अगली हुकूमत आएगी उसके साथ मामला देखेंगे। इस हुकूमत के साथ शायद वो कोई उस तरह की बड़ी ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार नहीं है। अब मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। मसला हुकूमत को छोड़ दें, एक बुनियादी मसला है ये जो हमारे यहाँ थ्योरी है ना कि हम सियासत को दुरुस्त किए बगैर मईशत को दुरुस्त करना चाहते हैं। ये तजर्बा दुनिया में नहीं कामयाब हुआ डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। आपको पहले पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ढूंढना है, आपको पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, उसी की बेसिस के ऊपर यहां इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसी की बेसिस पे यहां इन्वेस्टमेंट होगी, उसी की बेसिस पे इकोनॉमी फ्लोरिश होगी। हम कहते हैं जी सियासत की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी कहते हैं कि इलेक्शन 2 साल नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जितनी करनी है करें जी, मईशत को क्या। अभी देखिए ना बहुत से सिक्का बंद लोग कहते हैं मईशत बड़ी ग्रो कर रही है। अब पता नहीं वो मईशत पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात करते हैं या अपनी जाती आउटलुक रिपोर्ट जारी की है वो कुछ और ही कह रही है। जी मैं कह रहा हूं अपनी जाती मईशत जो यहाँ लोगों की ग्रो हो रही है ना उसका भी एनालिसिस करें ना। इस मुल्क की मईशत का हाल तो ये कर दिया, माइक उठाएं और जाके लोगों से पूछना शुरू कर दें कि उनकी जिंदगियों में क्या तब्दीलियां आई हैं, जो लोगों की जिंदगी पे उसका इंपैक्ट पड़ रहा है इस वक्त, महंगाई का, बेरोजगारी का, माशी बदहाली का, डॉलर कहां पहुंच गया है, उसका इलाज तो पाकिस्तान की रियासत के पास नहीं रहा। हुकूमत तो बहुत छोटी चीज है, इस रियासत पाकिस्तान के पास इस वक्त इलाज समझ नहीं आ रहा कि हमने मईशत से कैसे निकलना है इस क्राइसिस से। और ये आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, गैर मामूली इकदाम करने पड़ेंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी, कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, डिजास्टर तरीके से तब्दीली लानी पड़ेगी। ये जो हमने बनाया ना एक शाही तबका, बालाई तबका है, अलीट तबका, उसकी इकोनॉमी को ग्रो करते करते आपने पूरे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सही। एक मिनट, आप ये कड़वी गोली का जिक्र ना किया कहने मेरे प्यारे,
क्योंकि ले दे के बारी इस मुल्क के गरीब की आती है। यानी कि टेक्सटाइल के लिए फंडामेंटल रॉ मटेरियल के ऊपर पाबंदी है और उनके कुत्तों और बिल्लियों की खुराकों की दरामद हो रही है यार। इसलिए प्लीज ये ना क्या करें, आपकी मेहरबानी है सलमान अहमद साहब। खालिद फारूकी साहब, गुज़िश्ता माली साल में बजट के अहदाफ को हासिल करने में नाकामी के बाद अब नए बजट की तैयारी कर रही है हुकूमत। आपके ख्याल में आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत के लिए क्या बड़े चैलेंजेस होंगे? देखिए हिना, बड़ी अच्छी बातें रजी साहब ने की या सलमान साहब ने भी। ये सारे वो हकायक हैं जिनसे बार बार ये हमारे दोस्त भी, हम सब एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं, बात होती रहती है। मसला ये है कि IMF की नाराजगी तब बनती है जब अमेरिका बहादुर की नाराजगी होती है। हम अमेरिका की जो ब्लेसिंग है उससे महरूम हो चुके हैं, और अमेरिका की ब्लेसिंग हमारे प्रोजेक्ट्स की वजह से थी जो हमें दिए जाते थे, कभी अफगानिस्तान का, कभी कहीं कहीं किसी जगह पे। ये सारी माजी का एक हिस्सा है। और IMF हो, ये दूसरे आलमी मालियाती इदारे, इन्होंने पाकिस्तान को तारीख में सबसे ज्यादा इमदाद जो है और इनकी सबसे ज्यादा मेहरबानियां हमारे गैर सियासी अदवार में और गैर आईनी अदवार में रही हैं। अब ये सियासत आइन का और जमहूरियत का ये तो वैसे ही एक बहाना बनाया जा रहा है। अगर उन्होंने कुछ करना होता तो कर देते। बाकी मैं वैसे जहां तक FATF और IMF, इन दोनों इदारों की मैं तारीफ करता हूं। अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमतों को जिस तरह बांध के रखा है वो अपनी मिसाल आप है। देखिए, हमारी कौम और हमारी हुकूमत ये ठीक होने वाले खुद से नहीं है। इनको आप देखिए, FATF की जो पाबंदियां थी उनसे हम बड़े नाराज होते थे, हम उसको साजिश कहते थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल कुछ ना कुछ हमारा सिस्टम बेहतर किया। अब अगर IMF हमें कह रहा है कि अपने बजट को आप खुद बनाएं और दिखाएं हमें कि क्या आपकी बजट की डिटेल है, तो ये अच्छी बात है। हम अपने बजट में जो वो एक छुपा के रखते हैं कई तरह का सामान और अपने जो जादूगरी दिखाते हैं, उनसे पाकिस्तानी कौम तो इनसे पूछ नहीं सकती। चले कोई आलमी इदारा ही इनसे पूछ ले जिसको ये बताने के पाबंद हो जाए, तो पता चल सके कि आप अपने पैसे कहां से कमा रहे हैं, कहां से ला रहे हैं और कहां खर्च करेंगे। जहां तक बात है ये कि इसहाक डार की या पिछली किसी हुकूमत की जिम्मेदारी, देखिए जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान की, हमें याद है कि हमें 3-4 साल मुसलसल, पहले 2 साल तो इमरान खान की हुकूमत के ये कहा जाता रहा कि अच्छी अच्छी खबरें देनी चाहिए और कोई ऐसी नेगेटिव बात ना करे। देखिए, इस हुकूमत से बहुत तवक्को आता है, ये नहीं इमरान खान की हुकूमत के बारे में पॉजिटिव रिपोर्टिंग, वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती रही। उस दौरान मुल्क की सिमत जो है वो जिस तरह बर्बाद हुई वो हम सबको मालूम है। वो तो कोरोना के दौर में मिलने वाली इमदाद और कोरोना के दौर में चीन और इंडिया की जो उनकी इंडस्ट्री का बंद होना और पाकिस्तान पे एक मेहरबानी होना, ये शामिल थी चीजें जिससे हमें कुछ फायदा हो गया। और FATF की वजह से हमारी तरसीलात ज़र वगैरह जो थी वो बेहतर हुई। लेकिन वो वक्ती फायदा था, वक्ती फायदा, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। अब जो जहां तक इसहाक डार साहब का ताल्लुक है, ये साहब बड़ी धूमधाम से आए थे और ये पुराने दौर की चीज है। इनको पता ही नहीं था जब ये हुकूमत के लिए आए थे, तो जब नवाज शरीफ जैसे 17 में आए, जब उनकी हुकूमत बनी थी 13 में, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को बाहर से किसी मुल्क ने कोई $1.5-2 अरब दे के पाकिस्तान भिजवाया था। वो दौर और था, वो इसहाक डार की कामयाबी उनको मिल सकती थी। इस नए दौर में मैंने जैसे अर्ज किया कि वो ब्लेसिंग्स खत्म हो चुकी हैं। इसहाक डार अपने पुराने हथियारों के साथ IMF पे हमलावर हुए, लेकिन IMF ने अब इनको कुछ नहीं समझा। ना डार साहब को इकोनॉमी का उन लोगों से ज्यादा पता है जो इनसे पहले वज़राए खजाना थे। सो ये नाकामी जो है, ये एक तो डार साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे एक्सेप्ट करें। पर मसला ये है कि मुझे ये मालूम हुआ कि, और सब बाकी लोग भी जानते हैं, कि डार साहब शायद इस हुकूमत में भी किसी को जवाबदेह नहीं है। उनका अलग से एक सिस्टम है जिसको वो चलाते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो भी उनको नहीं पूछ सकती कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो जवाबदेह किसी और जगह पे है। सो अगर वो नवाज शरीफ साहब को ही जवाबदेह होना है उन्होंने, तो फिर यह है कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को कबूल करे। अब प्राइम मिनिस्टर जो दोबारा आए हैं इस बात में, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार IMF से रिक्वेस्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन IMF तब मानेगा जब ये बजट उनको बताएंगे, और बजट की डिटेल्स अब बता रहे हैं, ये बहुत देर कर दी इन्होंने। अब IMF का प्रोग्राम इनको मिलता है नहीं मिलता, इसको इसके बगैर ही सारा कुछ करना होगा। बाकी ये है कि आप अपने तरक्याती अखराजात पे कट लगाएंगे जब, तो वो गरीबों की गर्दन दबाएंगे। जब आप उनकी पेंशन में और तनख्वाह में इजाफा नहीं करेंगे जो आपके आदाफ होने चाहिए, जो आप अपने कोई उनके लिए कोई रिलीफ जो आप देना चाहेंगे, तो वो नहीं दे पाएंगे, और फिर भी ये गरीबों को और आम आदमी को इसका नुकसान होगा। सो हुकूमत जो है ना सब्सिडीज आप दे सकेंगे, IMF वहां भी आपको पाबंद कर देगा।
हुकूमत ये जो अपना बजट का अहदाफ मुकर्रर कर रही है, उसमें इस हुकूमत ने तो इलेक्शन जीतने के लिए एक बजट लेके आना है, गैर सियासी और सियासी बजट और गैर हकीकी बजट। इससे अगर IMF इस हुकूमत को रोकता है तो वक्ती तौर पर यह मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि एक हुकूमत उसका अरसा 4 महीने का है या उससे ज्यादा का है। ये बजट अगर वो सियासी बुनियादों पर पेश नहीं करती और हकीकी बजट कोई अदाद शुमार के मुताबिक पेश करती है, और वो कड़वी गोली जिसका अभी रजी साहब ने या सलमान साहब ने जिक्र किया, वो कड़वी गोली मिल जाती है, सबको मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, गरीबों को थोड़ा सा बचा लें, आम आदमी को बचा लें, जिनको मराहत याफ्ता तबके जो हैं उनको देखें कि क्या आप उन पे टैक्स लगा सकते हैं। आपने अभी तक अपना जरी शोबा छोड़ा हुआ है, आप अभी तक अपने बड़े सनतकारों से, आप अभी तक अपने छोटे ताजर से, आप अभी तक दुकानदारों से टैक्स लेने में कामयाब नहीं हो सके, टैक्स नेट आप बढ़ा नहीं सके, रेवेन्यू की वसूली आपकी है नहीं। सो ये गवर्नेंस का फेलियर आपको दूर करना होगा। आपको आम आदमी को सब्सिडीज देनी होगी और आम आदमी को आपने तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करना होगा, कुछ बरात देनी होगी। यही हमारा बजट होना चाहिए। बाकी इसके अलावा इस हुकूमत से और कोई तो ठीक है। हामिद खान साहब, वजारत खजाना ने जो मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक महंगाई, तरक्की की शरह में कमी और गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर ये हैं बड़े बड़े चैलेंजेस। आपके ख्याल में इस बार के बजट के लिए हुकूमती अहदाफ क्या होंगे? देखिए, हुकूमती अहदाफ के लिए हुकूमत खुद बड़ी दोहरी मुश्किल में है। एक तरफ हुकूमत ने वादे किए हुए हैं कि जी हम शायद 50% तक तनख्वाहें बढ़ा देंगे, पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ दे देंगे, और दूसरी जानिब जनाब हुकूमत ये चाह रही है कि हर हालत में इलेक्शन जीते और इलेक्शन जीतकर अगले 5 साल के लिए इक़्तिदार के ऊपर कब्जा रखे। तो अगर ये सोचा जाएगा तो उसको फिर IMF से जो अभी कमिटमेंट करनी है वो उसको अगले 5 साल निभानी पड़ेगी। अगर वो 4 महीने की कोई ऐसी कमिटमेंट करते हैं कि जी अभी हम आवाम को रिलीफ दे दें और इलेक्शन जीत जाए, तो फिर आगे IMF की तरफ से हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। दूसरी जानिब से हुकूमत के लिए बदकिस्मती है, मैं एग्री करता हूं कि खुद इसहाक डार साहब बहैसियत एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे, और उसी का नतीजा है कि आज शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया गया जी कि IMF से आप उनके सरबराह से बात करें। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि क्या हुकूमत ये नहीं समझ पा रही है कि अगर IMF से इन्होंने डील नहीं कर पाए इतने अरसे में भी, तो वजीर आजम कर पाएंगे? ऐसा नामुमकिन नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ऐलान किया गया जी कि चीन से मदद मिल गई है, 2-2.5 अरब आ रहे हैं, उसके अंदर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सबसे अहम इशू ये है कि अगर हम मौजूदा बजट को देखें तो हुकूमत के पास ना आवाम को देने के लिए कुछ नजर आ रहा है और ना ही इलेक्शन में जाने के लिए कुछ नजर आ रहा है। और उसके बाद ये जो IMF की तरफ से ऐलान आ गया कि आइन की पाबंदी की जाए, तो मैं तो कहूंगा कि आज रिजवान रजी साहब ने चले एक एतराफ तो किया कि 90 दिन में सूबाई इलेक्शन ना करवा कर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अब हमें इस एतराफ को रजी साहब के ऑन द बोर्ड ले लेना चाहिए। एक और बात है, वो ये है कि देखें, हर हालत में पाकिस्तान मजीद जिसको कहते हैं ना तो इन्फ्लेशन का मुतहम्मिल हो सकता है, ना मजीद महंगाई का। अवाम इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर अवाम के गैज़ो गज़ब से बचना पड़ेगा, अशराफिया पर टैक्स लगाना पड़ेगा, और खुलकर, मैं ये समझता हूँ ये खुलकर कहना पड़ेगा हुकूमत को जी कि जो उनके पास जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं जिनकी दौलतें अरबों खरबों में आज के हालात में भी बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जिनकी दौलतें अरबों खरबों में बढ़ रही हैं, खुदारा उनको कहना पड़ेगा कि अब आपको ही इस मुल्क की डूबती कश्ती को बचाना है, आपको ही कड़वी गोली निगलनी है। अवाम के पास कड़वी गोली निगलने के लिए भी अब ना तो उनके अंदर सकत रह गई है, ना ही उनके हालात ऐसे हैं। और एक और बात आपको बताता चलूं कि मेरा ख्याल ये है कि ये जो बजट होगा ये बहरहाल रिवायती तौर पर इसहाक डार साहब की तरफ से झूठे अदाद शुमार का एक बलंदा होगा। अवाम को ऐसे कुछ खबरियां तो सुना दी जाएंगी, लेकिन अमली तौर पर वही होगा जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है कि अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान भी रहेगा। अगर रूस से तेल खरीदने के बावजूद हुकूमत ने अपना डेफिसिट ही मैनेज करना है, अपना खसारा ही मैनेज करना है, तो अवाम को किस बात का रिलीफ हुआ? बात तो ये थी। और एक और बात आप समझिए कि आज जो पाकिस्तान जिस हालात में खड़ा है, इस हालात में बहरहाल मैं सलमान आबिद साहब से 100% एग्री करता हूं कि आपको सियासी स्टेबिलिटी लानी है तो ही दुनिया के इदारे आप पर एतमाद करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अटैच्ड एंड कंपल्सरी फॉर द इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जब तक आप सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, ये सबसे जरूरी।
इसमें है, एक रज़ी मुझे साहब ऐड बात, कीजिए, क्योंकि ब्रेक मेरे पर ऊपर जाऊं। जाते जाते लठ मार गए हैं हामिद अल मशरिकी साहब, हस्बे साबक, Sorry. हस्बे रवायत और हस्बे आदत। मैंने ये नहीं कहा, ना मैंने नहीं, कोई इतराफ नहीं, किया है हजरत, वो उन्होंने कहा है प्रेस रिलीज के अंदर जो मैंने कोट किया है, तो इसलिए मेरा इतराफ ना माना जाए, चले। उनकी तरफ से ये बात कही गई है। IMF बस कह रहे हैं। आपको आदत पड़ी हुई है, आप मुझे खाम खा लठ मार जाते हैं गरीब आदमी को। चले। ठीक है, आपकी मेहरबानी। चलें, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि ब्रेक पर आपने जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत का ताफ से मुज़ाकरात से इनकार, सियासी बहरान बरकरार है, और साथ ही साथ बात ये करेंगे कि जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी किसके लिए बड़ा खतरा हो सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपने एक ट्वीट में ये कहा गया है कि मुज़ाकरात सियासी अमल का कलीदी जुज़्व होते हैं जो जमहूरियत के इर्तिक़ा में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बुनियादी फ़र्क है कि इंतशार और जलाओ घिराव फैलाने वाले लोग जो खुद को नाम नहाद सियासतदान कहलवाते हैं, मुज़ाकरात के अहल नहीं हो सकते हैं। सवाल यही उठ रहा है कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया गया है। मुज़ाकरात से इनकार किया गया है तो सियासी बहरान और ये जो कशीदगी है बरकरार रहेगी, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। सलमान आबिद साहब, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, इस वक्त तो मुज़ाकरात हुकूमत को बिल्कुल सूट नहीं करते, क्योंकि पीटीआई एक डिफेंसिव पोजीशन पे है, तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो पीटीआई को स्पेस दे पॉलिटिकली और वो मुज़ाकरात के नतीजे में बाहर आ सके। शहबाज शरीफ साहब की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, उनसे ज़रा ये पूछना था कि अगर आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, आप जो है बलूचिस्तान में बैठे हुए लोग जो बाकायदा फ़ौजी इदारों पर, फ़ौजियों पर, फ़ौजी लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और वो बाकी नहीं करना चाहते क्योंकि मुज़ाकरात के नतीजे में तो कुछ तय होगा ना, इसलिए उनको सूट नहीं करता। अब ये बात मुज़ाकरात से आगे निकल गई है। अब बात बड़ी सिंपल सी है जी, अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो आप इलेक्शन का रास्ता अख्तियार करें, छोड़ दें इमरान खान साहब को। इमरान खान की तो पार्टी भी टूट रही है, उनके लोग भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। ले लें सलमान आबिद साहब, तो माइनस पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंतखाबात अवाम को काबिल कबूल होंगे? देखिए, वो करके देख लेना, जिन्होंने ये शौक पूरा करना है वो भी ये करके देख लें, कौन सा मुश्किल बात है। अगर आप समझते हैं कि माइनस इमरान खान करके उनकी सियासी जमात को बैन करके इलेक्शन करवाने हैं, वो भी करवा के देख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जाना अब आपको इलेक्शन की तरफ है, इसलिए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश अब बाकी बच नहीं रही है। ना हुकूमत उसमें इंटरेस्टेड है, ना इमरान खान साहब कोई ज़्यादा तौर पर इंटरेस्टेड है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। तो अब तो मामला जाएगा इंतखाबात की तरफ। एक सवाल जो आपने उठाया जहांगीर तरीन साहब के बारे में, ज़रा थोड़ा सा इस बात पर गौर तो कीजिए, कौन है जो जहांगीर तरीन के गुब्बारे में हवा भर रहा है? कौन है जो मुस्लिम लीग काफ के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहा है? ये कहां से आ गए जहांगीर तरीन साहब? ये कहां से मुस्लिम लीग काफ जो मुर्दा थी उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, मैं आपको बताऊं खतरा किसको है, मैं आपको बताता हूं इसको खतरा किसको है। पीटीआई को कोई खतरा नहीं है, खतरा मुस्लिम लीग नून को है। मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है कि भाई हम तो पंजाब के अंदर बड़ी ताकत है, पीटीआई के बाद हम एक मुतबादल फोर्स थे। ये कहां से आ गए जहांगीर तरीन साहब? ये कहां से आ रही है मुस्लिम लीग काफ? कौन उनके अंदर जो है हवा भर रहा है? इसलिए खतरा जो है अगर पीटीआई को होगा वो भी देखा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि पंजाब में जहां 1-to-1 मुकाबला था पीटीआई और पीएमएलएन का, वहां एक और फोर्स इकट्ठी हो रही है। और अभी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब भी लाहौर में आके डेरे लगा रहे हैं और उन कई लोग पीपल्स पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। तो इसका मतलब है एक ऐसा हिजानी माहौल बनाया जाएगा पंजाब का, मुस्लिम लीग काफ, जहांगीर तरीन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, आप पॉलिटिक्स को दोबारा डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। आप स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे, वही जोड़ तोड़, वही सियासी जमातों में तोड़ फोड़, वही लोगों की वफादारियां तब्दील करके इधर से उसको इधर लेके आए, उसको उधर लेके जाए, इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज हुआ जाए। मैं नहीं समझता कि इससे कोई पाकिस्तान का कोई सियासी बुरान हल होने वाला है। हम एक और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं अगर हमने यही वो हरकतें करनी है या वही एक्शन करने हैं जो हम माजी की सियासत में करते रहे। अभी हमने कहा कि 2018 के अंदर इमरान खान की पार्टी को प्लांटेड किया गया, उनके अंदर फीडिंग की गई, मान लेते हैं, चले अब आपकी बात। अब क्या किया जा रहा है? अब किसके इशारे के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है? कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है? ये वो सवालात हैं जिन पे बहस होनी चाहिए कि हम क्या किस किस्म का सियासी माहौल और सियासी इंतखाबात का मंजरनामा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
सही है। रजी साहब, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अस्करियत पसंद जमात करार दे रही है और मुज़ाकरात से भी वहीं इनकार कर रही है, तो सवाल मेरा वही है कि माइनस PTI माइनस इमरान खान इंतखाबात अवाम के लिए काबिल कबूल होंगे? पहले तो देखिए, मुज़ाकरात की एक अटेम्प्ट हुई थी और उसमें एक इशू के अलावा बाकी सारे इश्यूज़ के ऊपर इत्तेफाक भी हो गया था। फिर इमरान खान साहब ने यूनिलेटरली अनइक्विवेलेंट, वो क्या लफ्ज़ होता है अंग्रेज़ी का, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, यक तरफा तौर पे उन मुज़ाकरात को सेबोटाज कर दिया था। और वो फिक्रा एग्जैक्टली कि आर यू गॉन मैड, दे विल ट्रैप यू, ये उन्होंने कह के जो मुज़ाकराती टीम आई थी उन मुज़ाकरात से राह फरार अख्तियार कर ली। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की ये तारीख़ है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाया। वो रास्ता बदल के ऐवान के अंदर दाखिल होते थे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ेगा। वो इतने के मर्दम गुजीदा या मर्दम आज़ार आदमी हैं, वो मुज़ाकरात पे जाएंगे। भाई देखिए, अब तक उन इस एक एपिसोड के अलावा ये जो अदालत की फरमाइश के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे, इसके अलावा इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जब जब कहा है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उनकी मुराद एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने से हुई है। और उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर, अपने खुतबात के अंदर, अपने व्लॉग्स के अंदर, वो जो कौम के नाम खिताब के नाम के ऊपर वो व्लॉग करते हैं रोज़ाना टीवी पे बैठ के या कैमरे के सामने बैठ के, उनके अंदर उनका एक ही मुतालबा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे हेल्प आउट क्यों नहीं किया। वो उनके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। और आज की डेट में भी उनका यही दुख है कि अलवी साहब ने भी फ़ोन किया था तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, और मैंने भी फ़ोन किया है तो हमारा कोई उधर राब्ता नहीं हो रहा। एक ही शिकवा है उनका, वो तो पॉलिटिकल फोर्सेस से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। मेरा ख्याल है कोई मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, हम अल्टीमेटली अक्टूबर या नवंबर के इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को इससे ना आइन फरार होने की राह देता है, दरमियान में डिस्टॉर्शन आएंगी। अपना सलमान आबद साहब अगर मेरी इस बात से एग्री करें कि हर इलेक्शन से पहले सदारती निज़ाम की ना दुर्फिंतनी छोड़ी जाती है। कोई ना कोई साहब आके टीवी पे बैठ जाते हैं, मुज़ाकरे शुरू हो जाते हैं कि सदारती निज़ाम आना चाहिए जी, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। और फिर उसके बाद एक बहस होती है अनटिल एंड अनलेस हम पार्लिमानी इलेक्शन में ही फुल फ्लैज चले जाते हैं और वो इलेक्शन हो जाते हैं। हर इलेक्शन का ये परमानेंट फीचर हुआ करता है। इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या उन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस होगी या प्लस? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल ये है कि जिन्होंने इस मुल्क के अंदर पिछले 75 साल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और हमेशा उनका प्रोजेक्ट नाकाम होता है ठीक है, उनसे दस्त बस्ता अर्ज है कि अब इतने नाकाम तजर्बों के बाद अब बस कर, खुदा के लिए अब बस कर दें। मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म कर दी जाए। आपकी गाड़ी ठीक हो गई है रिजवान नबी साहब? चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। इन्होंने रजी साहब, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है? हाँ, मेरी गाड़ी ठीक हो गई है, सही है फिर। बस 2 दिन पहले ही मैं लेके आया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। खालिद फारूकी साहब, माइनस इमरान खान और प्लस नवाज शरीफ, क्या इलेक्शन के लिए यही फॉर्मूला होने वाला है आगे? देखिए, लगता यही है कि जैसे इमरान खान जो हैं उनको अगले इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा, अगर वो आ गए तो उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे धांधली हो। पाकिस्तान में जिस तरह से सेटअप एक बनाया जाता है, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। होगी। जी खालिद फारूकी साहब। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान नए इलेक्शन में अगर हों भी तो वो कामयाब होंगे। एक वेव चलेगी, उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें मुस्लिम लीग नून और उसमें दूसरे जो बाकी लोग हैं वो आ जाएंगे। पंजाब की हद तक जहां बात है, इस वक्त तक जो सूरत हाल है उस पर यह है कि वो PMLN जो बैकफुट पे थी अब एग्रेसिव हो रही है। वो तहरीक इंसाफ जो पकड़ाई नहीं देती थी उसके बंदे कहीं नजर नहीं आ रहे। इस वक्त तक, आज तक की ये सूरत हाल है। अब कल को ये सूरत हाल कहीं तब्दील होती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है। जी खालिद फारूकी साहब, जमातों के दरमियान नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से इमरान खान को वही जगह देगी कि वो एक बार फिर आए, इलेक्शन जीतें
और एस्टेब्लिशमेंट के सर पे सवार हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो तरीन ग्रुप की आप बात करते हैं, अब तक देखिए ये तरीन ग्रुप जो है, इसमें जो लोग शामिल हैं वो तो पिटे हुए घोड़े हैं। वो तो वो लोग हैं जो जिमनी इलेक्शन हार गए थे, जिनको मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार बनाया था और फिर उनको टिकट दिए थे और वो इलेक्शन सारे लोग हार गए। अभी तक मैं नहीं समझता कि तरीन ग्रुप जो है कोई बहुत ताकतवर है, बहुत कामयाब है या किसी को बहुत बड़ा टेंट डाल सकता है। हाल बता ये है कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है ये और मखदूम और गिलानी, इनका अलायंस जो बनेगा वो और पीएमएलएन, ये एक ताकतवर ग्रुप बन सकते हैं यहाँ पे, जो पीटीआई को यहाँ एक टक्कर देंगे। और वहां पे मेरा अपना ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की बजाय ये पार्टीज जो हैं ये ज्यादा ताकतवर होंगी। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल में आइंदा 5 साल का इलेक्शन जब भी हो जाए, अक्टूबर में हो या नवंबर में, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल में आइंदा 5 साल का इक्तदार नजर नहीं आता। और जिस पार्टी का इक्तदार नहीं होता वो कमजोर होती जाती है। और मुस्लिम पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि इसकी वो तंजीम नहीं है। इमरान खान की एक जात है, उनकी शख्सियत के गिर्द पार्टी घूमती है। आपने देखा है कि इमरान खान जैसे ही थोड़ा सा साइड पे बैठे हैं, पार्टी किस तरह बिखर के रह गई है। और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान की सियासत के लिए। रजी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि खुदारा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद होनी चाहिए। अवाम को अपने नुमाइंदों का इंतखाब खुद करने दिया जाए। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में आप एक सेटअप ले भी आएंगे, स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। जिस स्टेबिलिटी की बुनियाद पर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, जब वही नहीं होगी तो मुआशी इस्तेहकाम भी नामुमकिन होगा। और कोई भी रियासत आज के दौर में या किसी भी दौर में कोई भी रियासत जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। हमने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना लिया, हमने एटमी धमाके कर लिए, हमने अपनी फौज को भी बड़ा मजबूत बनाया हुआ है। यकीनी तौर पे सलाम करते हैं हम सारे कुछ को, लेकिन अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज जो है ये अपना मुस्तकबिल अच्छा नहीं देख सकती। हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, इसके लिए जो भी मुमकिन और मुस्बत रास्ते इख्तियार हो सकते हैं वो करना पड़ेगा। ठीक है हामिद खान साहब, सवाल मेरा वही है, माइनस इमरान खान और प्लस नवाज शरीफ, क्या इलेक्शन के लिए अब यही फॉर्मूला है? बिल्कुल, कुछ लग तो ऐसे ही रहा है कि माइनस इमरान खान, लेकिन प्लस फिर नवाज शरीफ नहीं, फिर प्लस जहांगीर तरीन भी हैं और भी बहुत सारे प्लस हैं। और मैं ये कहूंगा कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब, मैं रजी साहब से एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब के अपने जो मैं समझता हूं कि हट धर्मी का जो मसाइल थे, बहरहाल वो कहीं ना कहीं उनकी सियासी मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार है। जब 1 महीना पहले मुज़ाकरात हो रहे थे और वो जो कहते हैं कभी के दिन लंबे और कभी की रातें, उस वक्त हुकूमत जो थी वो हर तरह से मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डर से। और उस वक्त इमरान खान साहब जुलाई और अगस्त और 10-20 दिन के इलेक्शन की डेट या असम्बलियां टूटने की डेट के ऊपर बजिद रहे। और उसका आज नतीजा ये है कि पूरी तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पाकिस्तान में, वैसे अहमद खान साहब आपको याद होगा जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया था और अभी तक नहीं पता चला किसकी जानिब से तोड़ा गया था, किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं कबूल की। देखिए उसकी जिम्मेदारी, देखिए हिना, उसकी जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली। और मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए आपको बड़ी चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ती हैं। बहरहाल जो भी हुआ, अब टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। हुकूमत कहती है हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और वो बात उनकी उस हद तक जायज है कि वो कमजोर पड़ती हुई तहरीक इंसाफ को वेटेज नहीं देना चाहेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि देखिए बैरून मुल्क तक मखदूम तारिक जो ओवरसीज के कमिश्नर थे, मुआवन खुसूसी थे, वो भी कह गए थे कि अब मैं इमरान खान से रास्ते जुदा कर रहा हूं परफॉर्म करने के बावजूद। वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान में तमाम सियासत के जो कंट्रोल्स हैं, जो मदार है, उनको ये देखना होता है कि अगला हुकूमत में कौन आ रहा है, अगली पावर में कौन आ रहा है। और उसके अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात के अंदर बहुत कमजोर हो रही है। गो कि स्ट्रीट पावर उनके साथ है, लेकिन अगर हम देखें इलेक्टेबल पावर्स देखें, अगर हम उसकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ देखें तो वो बहरहाल कम हो रही है। वहीं पर हुकूमत इसको, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे नहीं होंगे कि जी अब इलेक्शन कब होने हैं या क्या होना है, वो अब हुकूमत ने एक पैटर्न पे चलना है। लेकिन अब मुज़ाकरात में ये होंगे कि क्या इमरान खान को नाअहल करना है, क्या इमरान खान की जमात को पाबंदी लगानी है, क्या तो अगर ऐसा होता है तो हामिद खान साहब अवाम के लिए काबिल कबूल होंगे वो इंतखाबात? सॉरी, अगर ऐसा होता है माइनस इमरान खान माइनस पीटीआई, तो अवाम के लिए वो इंतखाबात काबिल कबूल होंगे?
देखिए अवाम के मैं समझता हूं कि नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसके अंदर अवाम को मजबूरन कबूल करने पड़े। और वहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि इमरान खान के पास और भी रास्ते हैं इलेक्शन से बाहर होने के बावजूद अपने नुमाइंदों को इलेक्शन में जिताने के, जैसे कि खान साहब कह चुके कि जी मैं किसी को भी टिकट दे दूंगा तो वो जीतेगा। और वो मुनहरिफ अरकान के ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा कि पीटीआई का उम्मीदवार जीता, उसके मुकाबले पे जितना मर्जी भारी उम्मीदवार आया वो हार गया। तो अगर तो इमरान खान इस स्ट्रेटेजी से लड़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को बहरहाल ये पॉलिटिकली आउट तो नहीं कर सकते ना कंप्लीटली। इमरान खान बहरहाल एक अच्छी खासी तादाद में सीटें तो जीतेंगे, चाहे वो आजाद उम्मीदवारों के नाम पे हो, चाहे वो किसी ट्रैक्टर या किसी ट्रॉली या कोई और इंतखाबी निशान के साथ हो, क्योंकि जिसने लगा लेना है अपने साथ इंसाफ उम्मीदवार या इमरान उम्मीदवार, उसको बहरहाल उसका इमरान खान का वोट मिलेगा। पाकिस्तान तारीख रही है गैर जमाती इंतखाबात में बेनजीर उम्मीदवार। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका आ गया है। रज़वान रज़ी साहब, सभी बात कर रहे हैं जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी जो है वो तो बनने जा रही है, किसके लिए बड़ा खतरा साबित होगी ये नई सियासी जमात? मेरा नहीं ख्याल वो किसी के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। पहले मैं ये बात थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करना चाह रहा हूँ कि पीटीआई जो है वो पिघल रही है। हम अगर 100 लोग देखें इस वक्त, मेरा ख्याल है 52 या 54 के करीब हो गए हैं लोग, लेकिन अगर हम फर्ज कर लें कि 100 लोग भी छोड़ के गए हैं, इनमें से मेरे ज़ाती स्टडी के मुताबिक 40 से 55 वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिले या मिलने का इम्कान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर आप ये देखते हैं कि अगर दूसरा कैंडिडेट, आप एक ही पार्टी से मुंसलिक हैं, PMLN के पास यानी वो इलेक्टेबल्स नहीं है, वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 15-15, 20-20 हजार वोट उनके पास होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि पार्टी ने वोट नहीं देना उनको। नंबर 1, एक तो वो तबका हो गया। दूसरा जो है, दूसरे लेवल के ऊपर जो लोग अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं वो रिजर्व सीटों पे आए हुए हैं जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं होती। अगर कोई सेनेटर साहब पार्टी छोड़ते हैं या छोड़ने का ऐलान करते हैं या पीछे हटने का ऐलान करते हैं तो वो तो इनडायरेक्ट वोटिंग से हुए हैं। बाकी को 15 से 25% लोग हैं जो कि जेन्युइनली पीटीआई को छोड़ रहे हैं। तो ये कोई इतना बड़ा डेंट नहीं होता। हर इलेक्शन से पहले हर पार्टी को इतने के लोग छोड़ के जाते ही हैं। जिस दिन PMLN टिकट्स का ऐलान करेगी आप देखिएगा उस दिन कितने लोग उसको छोड़ के दूसरी पार्टियों का रुख करते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के अंदर हर कैंडिडेट ने कोई इलेक्शन मिस नहीं करना होता, उसने अपना इलेक्शन रखना होता है। तो इसलिए एक बात की वजाहत कर दूं जो अभी रज़वान रज़ी साहब ने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। पंजाब असम्बली में अभी 2 हफ्ते पहले पीटीआई ने पूरे पंजाब असम्बली की टिकटें बांटी हैं। अब जरा ये तय कर लें कि जो पंजाब असम्बली की टिकटें बटी है ना, उनमें से कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है? 10 या 15%। 85% कैंडिडेट अभी भी पीटीआई के जिनको टिकटें मिली हैं स्टिल इंटैक्ट है पीटीआई के साथ। कल छोड़ देना, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। ये जो मीडिया में हमने एक शोर मचाया हुआ है ना, पूरी पार्टी खाली हो गई है। ग्राउंड रियलिटीज मैं कह रहा हूं बड़ी डिफरेंट है। वैसे रज़ी साहब लगता तो ये है कि एक और भी लिस्ट बन जाएगी और बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और गिरफ्तारियां होंगी। मैं एक जरा यहाँ पे कहना चाहूँ, मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी ये सारी बातें जो है बहुत कबलस वक्त है। मैं ये समझता हूँ कि जब इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी जीतती हुई नजर नहीं आती, पाकिस्तान में ट्रेंड ये होता है कि उसका वोटर जो है उसका वोटर डेड हो जाता है, वो इलेक्शन पोलिंग बूथ तक नहीं आता। देखिए पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ था, पीपल्स पार्टी की मौजूद थी, उसके उम्मीदवार भी सारे थे, लेकिन उसको वोट डालने के लिए उसका वोटर घरों से नहीं निकला था। मुझे ये खदशा है कि तहरीक इंसाफ के साथ ये होगा कि वो उसके कैंडिडेट बेशक होंगे, लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो माहौल बनता नजर आ रहा है, जो खदशा है, जो खतरा है, वो ये है कि उनका वोटर अपने घरों में बैठा रहेगा। और ये वोटर वो था गैर सियासी वोटर जिसको इमरान खान ने सियासी बनाया था, और ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में जो वोटिंग का टर्न आउट होता है उसको बेहतर बनाया था। अब जब वो माहौल ऐसा तो ये अपना खालिद साहब, ये तो फिर बड़ा अच्छा मौका है कि PMLN वाले इलेक्शन अनाउंस कर दे, क्योंकि पीटीआई के वोटर ने तो बात निकलना नहीं है। देखिए मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं कि होगा यही, इलेक्शन अनाउंस होंगे, बर वक्त होंगे, और इन पार्टियों को ये यकीन होगा कि पीटीआई का वोटर वोट डालने के लिए बाहर नहीं आ रहा और ये इलेक्शन करवा देंगे। तो रज़ी साहब आप कुछ कह रहे थे? मेरे फारूकी साहब ने कह दिया है, हामिद खान साहब को मेरा वक्त दे दिया जाए। ठीक है जी, हामिद खान साहब। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखें इलेक्शन के आने तक अभी बड़ा टाइम है। पाकिस्तान के अंदर
5-6 महीने अभी सियासत मुसलसल अप डाउन का शिकार रहेगी। ये नजर आएगा कि कभी जहांगीर तरीन साहब का कोई पार्टी नजर आती है तो शायद उनका कोई पलड़ा बारी हो जाए या वो किंग मेकर की हैसियत से कोई स्ट्रेंथ बना जाए, लेकिन आपको हकीकत ये भी बड़ा सवाल है। नहीं, हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कि एक पब्लिक स्ट्रीट पॉलिटिक्स या स्ट्रीट पावर इमरान खान के साथ है, मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकता। तो हामिद खान साहब, क्या ये जो नई सियासी जमात बनेगी वो पीटीआई का वोट बैंक जो है वो तोड़ सकेगी? वो सबका वोट बैंक तोड़ेगी। वो पीटीआई का भी तोड़ेगी, वो पीपल्स पार्टी का भी तोड़ेगी, वो मुस्लिम लीग का भी तोड़ेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई नई किंग्स पार्टी तैयार हो रही है? अगर इस पूरे खेल में जहांगीर तरीन अपनी सीट जीत जाए तो बड़ी बात है। इलेक्टेबल्स होंगे नहीं, उसका होता ही है। उसका नुकसान ये है कि जिस हलके में जो पार्टी ज्यादा मजबूत है उसका जो 10-20 हजार वोट टूट रहे हैं उसकी सीट 10-10, 5-5 हजार वोटों से जाएगी। और वही डिफरेंस होगा जो हमने माजी में देखा कि जब 2008 के इंतखाबात हुए तो छोटे छोटे मार्जिन से बहुत बड़ी सीटें जो हैं वो डिफरेंट हो गई, काफ लीग की दूसरी भी। इसीलिए तो मुतनासिब नुमाइंदगी के इलेक्शन की बात की जाती है, ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने की बात जाती है ताकि एक एक वोट की वैल्यू हो। मैं सदारती निजाम की नहीं, इलेक्टोरल सिस्टम की बात करता हूं कि मुतनासिब नुमाइंदगी का हमारे पास कम बचा है। एक मेरा एक स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उस पर मैं आप सबका एक मिनट लूंगी। रजी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान के 9 मई जैसे इक़दामात की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। जी, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है और 9 मई की वजह से ही वो मुज़ाकरात भी नहीं कर रहे। तो अब इमरान खान के खिलाफ जो भी इक़दाम होंगे वो 9 मई से होंगे। लेकिन आपने इससे पहले एक सवाल किया था कि क्या इंतखाबात माइनस इमरान खान और प्लस नवाज शरीफ होंगे? नहीं, अगर इमरान खान माइनस होंगे तो नवाज शरीफ पहले ही माइनस हो चुके हुए हैं, दोनों माइनस होंगे। और अगर प्लस होंगे तो दोनों प्लस होंगे। ठीक है जी। सलमान आबिद साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि 9 मई से पहले तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया से सरमायाकार भाग भाग के आ रहे थे और इस वक्त मईशत इतनी आगे जा रही थी कि उनको पैसे समेटने मुश्किल हो गए थे शहबाज शरीफ साहब के लिए। ये क्या लॉजिक है? ये इस तरह की लॉजिक शहबाज शरीफ साहब भी दे सकते हैं, ये कमाल उनके पास ही है। सही है। हामिद खान साहब, आपकी क्या राय है? मैं ये कहूंगा कि 9 मई के बाद हर जुर्म, हर गुनाह अगर आपने तहरीके इंसाफ और इमरान खान पे डालना है तो डालते जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि मैं नहीं समझता कि सरमायाकारी या कोई भी ऐसी चीज इतनी जल्दी कोई जहन बदलता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक सियासी बयान है और मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश है कि जी पॉलिटिकल गेन हो जाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका गेन हो जाए। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की इस बयान में कोई जान नहीं। ठीक है। खालिद फारूकी साहब, पाकिस्तान में पॉलिसियों की कमजोरी है, पॉलिसियों का फेलियर है, इस बात से सरमायाकारी नहीं होती। और हमारे जो सरमायाकार हैं वो मुहिब वतन नहीं है, उनकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ ये होती है कि डॉलर कमाएं और मुल्क से बाहर रखें। असल चीजें तो ये हैं, इस तमाम अरसे में जो पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, कोई पूछ रहा है कि हमारा सरमायाकार, हमारा टेक्सटाइल और हमारा बड़ा जो यहाँ पे किंग बैठा हुआ है उसके डॉलर कहाँ पे हैं? बेसिकली चीजें तो ये हैं जिन लोगों ने अपने डॉलर बाहर छुपाए हुए हैं और वहां पे उन्होंने उनको रखा है और पाकिस्तान में नहीं लेके आते। ये हमारे फेलियर की वजह है। 9 मई इसमें एक वजह बन सकती है यकीनी तौर पे किसी भी मुल्क में होगी। बाकी जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं, दुनिया में पता नहीं कितने और मुल्क हैं वहां पे इसी तरह की गैर यकीनी सूरत होती है, लेकिन वो भी तरक्की करते हैं। पर पाकिस्तान जैसी जो हालात बनते हैं, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसमें महज कोई 9 मई नहीं है, बल्कि बाकी माजी के जो वाकयात हैं वो भी इसी में शामिल है। बिल्कुल ठीक है। गिरती मईशत और महंगाई और इसके साथ साथ शरह भी गिर रही है, बेरोजगारी और ज़र मुबादला के ज़खायर भी बहुत सारी बड़ी वजूहात हैं मईशत की खराबी की, बदहाली की। और जैसे कि पैनलिस्ट ने कहा है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।